करना। पढ़ा देना। Good morning, everyone. I'm Dr. Rekha Agarwal, Associate Professor in Index Medical College. And today I would like to teach you something about the malposition and malpresentations. So what is malposition? Mal matlab kya hota hai? Wrong. Position matlab position of the baby. So malposition. Malposition refer to any position of the vertex other than the flex occipito anterior part. तो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो होती है ऑसिपिटो एंटीरियर हेड की वर्टेक्स मतलब केफेलिक पोजीशन है नीचे हमारा, उससे हटके यदि कोई पोजीशन होती है तो दैट इज माल पोजीशन। पर वो हम उसके लिए क्यों वरीड है, बिकॉज उसमें हमें डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, बेबी को मदर को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, ठीक है, और उनका मैनेजमेंट डिफर हो जाता है अदर देन द नॉर्मल लेबर। अब है क्या ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अब हमारी एक टर्म हमारे को पता होनी चाहिए, ऑसिपिट जो है वो पीछे की साइड, तो वो हो गया हमारा ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन in a vertex presentation where the occiput is placed posteriorly over the sacroiliac joint। पीछे की साइड क्या है हमारी पेल्विस में, सैक्रम है और इलियम है। तो सैक्रोइलियक जॉइंट पे यदि पीछे की साइड हमारा ऑसिपिट होगा बेबी का तो वो हो जाएगी ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, दैट इज द ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। हाँ, occiput placed over right sacroiliac joint is called, so occiput is occiput if placed over right sacroiliac joint it is called the right occipito-posterior position, ठीक है। तो occiput placed over the left sacroiliac joint is called the left occipito-posterior position। जहाँ लेफ्ट में है तो लेफ्ट बोल दिया, राइट में है तो राइट बोल दिया। ट्रेडिशनली कॉल्ड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, एंटीरियर पढ़ी और पोस्टीरियर पढ़ी, और उसमें राइट और लेफ्ट पढ़ी, ठीक है। ऑसिपिट प्लेस ओवर सैक्रम और डायरेक्ट ऑसिपिट पोस्टीरियर। तो हमारा जो है ऑसिपिट सीधा सैक्रम के पीछे लगा हुआ है, तो उसे हमने बोलते डायरेक्ट, डायरेक्ट एकदम पीछे है और ऑसिपिट के पीछे है। ऑल द थ्री पोजीशंस आर प्राइमरी बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर और सेकेंडरी डेवलपिंग आफ्टर लेबर स्टार्ट्स। मतलब कि प्राइमरी का मतलब है कि भाई ऐसे ही थी उसकी पोजीशन। सेकेंडरी हम कब बोलते हैं, जब पहले पोजीशन कुछ और थी पर लेबर जब शुरू हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की वजह से पोजीशन बदल गई, ठीक है, तो वो हो गई सेकेंडरी पोजीशन। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एंटीरियर रोटेशन ऑफ occiput occurs and follows the course like that of an occipito anterior position and it is favorable position। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भी हमें चार पोजीशंस पढ़ी या डायरेक्ट ऑसिपिट पढ़ा या लेफ्ट राइट ऑसिपिट पोस्टीरियर एंटीरियर पढ़ा, तो ये क्या होता है यूजुअली घूम के ना ऑसिपिट आगे हो जाता है, जैसे कि ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन होता है, फेवरेबली डिलीवरी हो जाती है। But as the posterior position occasionally gives rise to dystocia, it is described along with the malpositions। पर कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी में दिक्कत आती है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको इसके साथ मर्ज किया है malpositions को, malposition में इन सिचुएशंस को भी कि कभी कभी डिस्टोशिया हो जाता है, डिफिकल्ट डिलीवरी, डिफिकल्ट लेबर हो जाता है, ठीक है। अब इंसिडेंट्स क्या है इनका, एट द ऑनसेट ऑफ लेबर अबाउट 10%, ठीक है, शुरुआत में एक्सपेक्टेड टू बी मोर ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड लेस ड्यूरिंग लेट सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर। कॉमन सेंस की बात है, क्यों लेस होगा ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, क्यों होगा कम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस उसको ऑसिपिट को आगे कर देंगे और वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर इज 5 times more common than the left occipito posterior, ठीक है। Dextrorotation of the uterus and the presence of sigmoid colon, dextrorotation of the uterus, that is the right side division of the uterus, and the presence of sigmoid colon and the presence of the sigmoid colon disfavor the left occipito posterior position। भाई राइट क्यों
तो डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस, क्योंकि नॉर्मली जो यूट्रस होता है वो थोड़ा राइट साइड में ही होता है और सिग्मोइड कोलन होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए जो है लेफ्ट ऑसिपिटल पोस्टीरियर जो पोजीशन है वो कम है, ये रीजन। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेशन इज मूवमेंट या रोटेशन टू द राइट क्लॉकवाइज अपोजिट टू द लिबर रोटेशन, बहुत कॉमन सी सेंस की बात है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, नाउ कम्स द कॉजेस। तो क्या होता है, देखो कॉजेस, कॉजेस क्या है मालपोजिशन के, शेप ऑफ द पेल्विक इनलेट, है ना, जो पेल्विस है उसका इनलेट यदि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हटके है ना, तो वो रीजन रहेगा तुम्हारा किसका, मालपोजिशन का। देन मोर देन 50% केसेस आर एसोसिएटेड विद द एंथ्रोपॉइड और एंड्रॉइड पेल्विस। तो ये जो 50% मालपोजिशन है ना, ये रिलेटेड होती है एंथ्रोपॉइड या एंड्रॉइड पेल्विस से। The wide occiput can comfortably be placed in the wider position posterior segment of the pelvis. Wide occiput, है ना, wide occiput can comfortably be placed in the wider posterior segment of the pelvis. So you can see here different type of the pelvis. One is the gynecoid pelvis, then platypoid, then android and anthropoid. Now we'll deal with the fetal factors. तो fetal factors ऐसे कौन से होते हैं जो कि responsible है malposition के लिए, mark deflection of the fetal head. fetus का जो head है ना वो क्या रहता है, normally बिल्कुल flex position में रहता है, पर यदि fetal का head deflex हो गया, mark deflection of the fetal head. Causes of deflection भाई क्या होंगे, कोई fetus अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं उसका head extend, तो उसका कुछ reason होगा ना, जैसे कि high pelvic inclination, डिग्री ऑफ स्लोपिंग, हाई पेल्विक इंक्लिनेशन होता है, पेल्विस बहुत इंक्लाइंड है, एंटीरियर अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आ रहा है उसने हिंडर किया, फीटस के हेड को कंप्रेशन नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड रह गया। प्राइमरी ब्रेडिकेफेली, ठीक है, सो प्राइमरी ब्रेडिकेफेली इज आल्सो अ रीजन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द फीटल हेड। अब हम समझते हैं कि हाई पेल्विक इंक्लिनेशन क्या है। तो inclination of the brim is high, inclination of the brim is high, brim क्या होता है, सबसे ऊपर वाला, and the upper sacrum is relatively vertical and cervical and convex. तो जो upper portion of the sacrum है ना, that is relatively vertical, normally क्या होता है, ऐसे slope होता है ना, तो वो slope ना होकर vertical है and convex है, convex है। Occiput will be placed to the posterior surface, anterior attachment of the placenta, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है कि भाई यदि हाई पेल्विक इंक्लिनेशन होगा तो एंटी अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा ज्यादा कॉमन है और occiput will be having more chances to place on the posterior surface. Then comes the well flexed attitude, but convexity of maternal and fetal spine is opposite, which leads to deflection of the fetal head and thus occupy the posterior part. होता क्या है, हाई पेल्विक इंक्लिनेशन जो होता है उसमें वेल फ्लेक्स एटीट्यूड है, बट कॉन्वेक्सिटी जो है वो मैटरनल की और फीटल स्पाइन की वो अपोजिट है, इस वजह से डिफ्लेक्शन का फीटल हेड होता है। तो आपको इसको बहुत डीप में समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेनली ये याद रखना है कि इसमें जो हाई पेल्विक इंक्लिनेशन है उसमें ब्रेम जो है वो हाई है और अपर सैक्रम रिलेटिवली वर्टिकल है, ठीक है। अब प्राइमरी ब्रेडिकेफेली, ब्रेडिकेफेली क्या होता है, फ्लैटेंड एरिया एट द बैक ऑफ द स्कल, जो पीछे का हिस्सा है ना बच्चे के सर का, ये फ्लैट होगा, ऐसे नहीं होगा, राउंड नहीं होगा जैसे होता है, इट विल डिमिनिश द इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्शन, ठीक है। देखो नॉर्मल हेड अलाइनमेंट देखो आप, और ब्रेडिकेफेली का देखो अलाइनमेंट, है ना, और फिर तीसरे ब्रेडिकेफेली पीछे से फ्लैट है, और तीसरा क्या होगा, ब्रेडिकेफेली साइड व्यू, ये दिख रहा है फ्लैट हेड है तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, chances of flexion will be reduced. Now comes the uterine factors. तो uterine factors कौन-कौन से हैं जो कि malposition के लिए responsible है? Abnormal uterine contraction which may be cause or effect lead to persistent deflection and occipito-posterior position. तो होता क्या है, नॉर्मली जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, उससे डिफ्लेक्शन नहीं होता है, फ्लेक्शन होता जा रहा है, और जो नॉर्मल बेबी है वो नॉर्मली फ्लेक्शन में ही डिलीवर होता है और फिर उसका डिलीवरी के बाद एक्सटेंड होता है। बट जब यूट्राइन फैक्टर सही नहीं होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं है या कोई मतलब या कॉन्ट्रैक्शन दो रीजन से हो सकते हैं भाई, जो नेचुरल आ रहे हैं या फिर हम जो दे रहे हैं,
यदि वो नॉर्मल नहीं है तो दे विल हिंडर द नॉर्मल फ्लेक्शन। देन हाउ यू विल डायग्नोस, हम कैसे डायग्नोस करेंगे माल पोजीशन या माल गड़बड़ होने वाली है, कुछ है गड़बड़, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, दैट कैन बी बाय द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट हमारे पास ही आता है। तो हम क्या करेंगे, ऑन इंस्पेक्शन एब्डोमिनल लुक्स फ्लैट बिलो द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, हमें ऐसा लग रहा है कि फ्लैट उधर के जब फ्लेक्चर होता है ना तो हेड उभरा हुआ होता है, ऊंचा उठा होता है, तो हमें फुलनेस नजर आती है। पर यदि फ्लैट एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड में फ्लैट फील होगी कि भाई जो अम्बिलिकस के नीचे वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अम्बिलिकल ग्रिप। अब हम क्या करेंगे, ग्रिप्स करेंगे अम्बिलिकल, वो क्या करेंगे हम कंफर्म करने के लिए, जैसे फीटल लिम्स है दे आर मोर इजीली पैल्पेबल नियर द मिड लाइन ऑन ईदर साइड, वो टुवर्ड्स मिड लाइन होंगी। नॉर्मली क्या होता है, मिड लाइन से थोड़ा दूर हमें फील होती है बैक भी और लिम्स में, क्योंकि बेबी अच्छे से ऐसे फ्लेक्शन की पोजीशन में लेटा हुआ है, सर उसका अंदर घुसा हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा फैला हुआ होगा बेबी। जबकि जब हेड एक्सटेंडेड होगा तो उसके लिम्स और उसकी बॉडी पास आ जाएगी मिड लाइन के। दिस इज द रीजन द फीटल बैक इज फेल्ट far away from the midline on the flank and often difficult to outline clearly. Fetal back far away, थोड़ा और ज्यादा दूर हो जाएगी and often difficult to outline clearly, नहीं हमें पता चलेगा। The anterior shoulder lies far away from the midline, और anterior shoulder जो हमें थोड़ा बहुत फील होता है ना उभरे हुए लिम्ब, वो नहीं फील होगा। pelvic grip में क्या होगा, head is not engaged क्योंकि हमारा डिफ्लेक्स हेड है। सिंसिपट नॉट फेल्ट एज इन वेल फ्लेक्स ऑसिकुलर पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, पेल्विक ग्रिप में ऑस्कल्टेशन में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ फीटल हार्ट साउंड फेल्ट ऑन द फ्लैंक एंड ऑफन डिफिकल्ट टू लोकेट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो बैक है वो फार अवे है तो कोई इतनी अच्छे से भी नहीं फील हो रही है, तो बैक में हमें एफएचएस सुनाई देती है तो इसमें नहीं सुनाई देगी। वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या होगा, elongated bag of membranes, क्योंकि जो हेड नॉर्मली फ्लेक्स रहता है तो वो केवल एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन ऐसे फील होता है, बट यदि वो हेड है ही नहीं वहां पे सपोर्ट देने के लिए तो मेम्ब्रेन ऐसे लूज हो गई और ऐसे elongated हो गई। ठीक है, अच्छा इनका रप्चर ऑफ चांसेस भी ज्यादा होंगे, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांस भी ज्यादा होंगे। सजाइटल सूचर ऑक्यूपाई एनी ओब्लिक डायमीटर इस पोजीशन में। पोस्टियर फॉन्टेनल ने फील नियर द सैक्रोइलियक जॉइंट, पीछे की साइड फील होगा पोस्टियर फॉन्टेनल। Anterior frontal felt more easily because of the deflection of the head lower than the posterior frontal। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, anterior frontal बहुत आराम से फील होगा, जबकि नॉर्मली क्या होता है हमें posterior frontal आराम से फील होता है। अब क्या करोगे, देखो जनरल एग्जामिनेशन में देखें हम तो क्या हो रहा है, डायग्नोसिस ऑफ द एटीट्यूड ऑफ हेड। ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में क्या होता है, वेल फ्लेक्स हेड है, पोस्टीरियर फ्रंटल फेल्ट इजीली। ऑसिपिटो पोस्टीरियर जो पोजीशन है उसमें डिफ्लेक्स हेड है, सर ऐसे है। ठीक है, तो एंटीरियर फ्रंटल आराम से फील, मतलब फेस आगे है उसका। अब इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो लेबर में तो हम मेन वरिड है कि भी हमारा नॉर्मल लेबर हो जाए, तो इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है, इन फेवरेबल। अब जिनमें पोस्टीरियर से एंटीरियर रोटेशन आराम से हो गया उसमें क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन के साथ, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 3/8 ऑफ द रोटेशन होगा हेड का, और शोल्डर का होगा 2/8। ठीक है, हम इसको इजीली ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई एक स्टेप कम चल रहा है शोल्डर, तो हेड का कितना हुआ 3/8 और शोल्डर हो गया 2/8। ऑक्यूपाई द राइट ओब्लिक डायमीटर इन आरओपी एंड लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर इन एलओपी। लेफ्ट का लेफ्ट में ओब्लिक में आ गया, राइट का राइट में। ठीक है, अब फर्दर डिसेंट एज ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन, फिर वही स्टेप्स रहते हैं। यदि हो गया तुम्हारा फ्लेक्शन तो रेस्टिट्यूशन होगा, फिर एक्सटर्नल रोटेशन होगा, फिर बर्थ ऑफ द शोल्डर होगा, ट्रंक होगा। बट इन फेवरेबल में क्या होगा, अनफेवरेबल सिचुएशंस में इनकम्प्लीट फॉरवर्ड रोटेशन होगा, और उसमें क्या हो जाएगा हमारा डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। आया वो आने की कोशिश की पर आधा बीच में अटक गया, तो दैट इज द डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट एंड इट विल कॉज द नॉन रोटेशन, अटक जाएगा वहीं पे या फिर वहां रोटेशन हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये पीछे सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल है जो आराम से फील होता है। अब क्या हुआ हमारा कि फेवरेबल में क्या हुआ हमारा कि ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल आगे की साइड ही है, इसने 3/8 रोटेशन कर दिया। ठीक है, अच्छा, और जो शॉर्ट एंटीरियर रोटेशन है उसमें इसने केवल 1/8 रोटेशन किया। नॉन रोटेशन में वो ओब्लिक डायमीटर में अटका रहा, और शॉर्ट पोस्टीरियर में
1/8 मतलब पीछे की साइड चला। मैकेनिज्म ऑफ फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, मतलब फेस आ रहा है, ऐसे फेस निकल रहा है बेबी का। तो इसमें क्या होता है, फर्दर डिसेंट अकर्स अंटिल द रूट ऑफ द नोज, है ना, रूट ऑफ द नोज डिलीवर हो गया, फिर फ्लेक्शन हो जाएगा, फ्लेक्शन में फिर रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और परसिस्टेंट ओस्टिपिटो पोस्टीरियर, क्योंकि नोज है, ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा। परसिस्टेंट ओस्टिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन क्या होती है, वहीं पे पड़ा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ फेस टू प्यूबिस। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस, वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी फॉर डिसेंट एंड एंटीरियर रोटेशन, कई बार कॉन्ट्रैक्शन के साथ हो जाता है, इसलिए हम वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी बोल रहे हैं। अर्ली सीजन पर हमें फीटल डिस्ट्रेस वगैरह नहीं होने देना है। अर्ली सीजन सेक्शन anticipating the prolonged labor, no progress, persistent of deflection, non rotation, arrest हो गया, फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमें लग रहा है इतनी ज्यादा आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन रप्चर ना हो जाए, फिर मदर एग्जॉस्ट हो रही है, देन वी शुड गो फॉर सी सेक्शन। मैनेजमेंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का क्या करोगे, अरेस्ट होगा, अरेस्ट इन ट्रांसवर्स या ओब्लिक पॉसिबल पोस्टीरियर पोजीशन, वेंटूज हम यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड लाइक मैनुअल रोटेशन एंड एक्सट्रैक्शन, सिजेरियन सेक्शन, क्रेनियोटॉमी, क्रेनियोटॉमी तो डेड बेबी में करा जाता है, तो हम वो स्टेज लाना ही नहीं चाहते। पॉसिबिलिटी सैक्रल अरेस्ट, इसमें क्या होता है, फोर्सेप्स कैन बी अप्लाइड, है ना, लिबरल मीडियो लैटरल एपिसिटमी, कई बार क्या होता है हम स्पेस ज्यादा लेते हैं ना, तो भी डिलीवरी हो जाती है, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए तो डिफ्लेक्शन। अब हमारा डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट क्या है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, the head is deep into the cavity, sagittal suture is placed in the transverse bispinous diameter and there is no progress in descent of the head even after 1.5 to 1 hour, मतलब कि आधे घंटे से 1 घंटा फॉलोइंग फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, कोई रोटेशन नहीं हो रही, सैजिटल डायमीटर पड़ा हुआ है बाइस्पाइनस डायमीटर में, कोई डिसेंट नहीं हो रहा है, फुल डायलेटेड है सर्विक्स, दैट इज द डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। कॉज क्या होंगी, पेल्विक स्ट्रक्चर होगा ना, अभी बॉर्डर लाइन पेल्विस होगी, बाइशल स्पाइन्स प्रोमिनेंट होंगे, है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ द हेड है, तो उसको इतना स्पेस नहीं मिल रहा जितना उसको चाहिए। वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, इसका रीजन लेक्सिटी ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स, वही है, लेक्सिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि लिमिटेड नहीं, हमारा रिवर्स सेक्शन रखती है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती है तभी तो डिफ्लेक्शन से फ्लेक्शन होता चला जाता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, हेड इज एंगेज्ड, हेड एंगेज, ठीक है, हेड एंगेज है मतलब उसने ब्रिम को पास कर लिया है, सैजिटल सूचर ट्रांसवर्स बाइस्पाइनस में है, ठीक है, एंटीरियर फ्रंटल फील हो रहा है तुम्हें क्योंकि सैजिटल सूचर है। फॉल्टी पेल्विक आर्किटेक्चर, अब वो फॉल्टी पेल्विक आर्किटेक्चर तुम देख नहीं सकते हो, जो चीजें देख सकते हो वो यही है, सैजिटल सूचर दिखेगा, फ्रंटल एंटीरियर वाला जो तुम्हें फील होगा, और हेड अंदर चला जाएगा। मैनेजमेंट क्या करोगे, इफ वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट सेफ, अगर तुम्हें लग रहा है कि फीवर कॉम्प्रोमाइज है, मदर एग्जॉस्ट हो रही है, और ये मतलब लाइकर में तुम्हारे को दिख रहा है कि भाई कोने वगैरह आ रहा है, सीटीजी गड़बड़ है, तो तुम क्या करोगे, और तुम्हें लग रहा है आउटलेट भी टाइट है तो सेक्शन ले लो। अदरवाइज क्या करोगे, तुम थोड़ा सा वेल्यूज ट्राई कर सकते हो, लिबरल एपिसिटमी दे सकते हो, फोर्सेप्स से रोटेट करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर मैनुअली भी रोटेट करने की कोशिश कर सकते हो। अब इन्होंने क्या बताया है कि भाई मैनुअल रोटेशन क्या करोगे ऑफ द ओपीटी, है ना, तो मैनुअल रोटेशन कैन बी accomplished with whole hand और with half hand method, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे भाई तुम, पुट द पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि पेशेंट को बहुत पेन होता है ना, प्रोवाइड लिथोटमी पोजीशन एंड मेंटेन द फुल सर्जिकल एसेप्सिस, पहले वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, हम लोग बार बार पीवी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम फुली सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करेंगे, कैथेटर डालेंगे, आइडेंटिफाई द, क्योंकि पेशेंट तो टेबल से नहीं मूव कर सकती ना, और हम बार बार यदि वो डालेंगे K9 की तो उससे इन्फेक्शन होगा। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ऑसिकुट बाय द परवेजनल एग्जामिनेशन। अब क्या करोगे तो होल हैंड मेथड, इसमें तरीके बताएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, हर चीज के फायदे। चलो पहले वाला सब है हमारे पास, इसका
So we were reading about the manual rotation of the occipital posterior position. So this is the gripping of the head. Gripping of head कैसे करेंगे हम? In ROP or ROT, the left hand, and in ROP or ROT, the left hand, and in LOP उल्टा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम? राइट हैंड यूज करेंगे. The corresponding hand is introduced into the vagina. तुमने क्या किया भाई? यदि राइट occipital posterior position, तो हमने लेफ्ट हैंड को यूज किया आपने. The corresponding hand is introduced into the vagina and in a cone shaped manner. ऐसे कोन की तरह बना के हमने हैंड इंट्रोड्यूस किया आफ्टर सेपरेटिंग द लेबियर बाय टू फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड. ठीक है. In occipital transverse position, the four fingers are placed in the sacral hollow to be placed over the posterior parietal bone, and the thumb is placed over the anterior parietal bone. हमें ऐसे ग्रिप करना है. से हुआ ना कनेक्शन. रवि भैया कनेक्शन कुछ वो हो रहा है, कनेक्शन का इशू आ रहा है रवि. हाँ क्या गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है, तो गूगल ड्राइव की लिंक अपलोड करनी है पर्सनल. ठीक है, अपन ये सारे हो जाएंगे ना फिर करेंगे. हाँ, गूगल ड्राइव लॉगिन कर लेना. ये हो नाम के नाम से जो है. हाँ, मैम की जीमेल पे गूगल ड्राइव लॉगिन करके रखना अपने को अपने लैपटॉप पे. बता देना. हाँ, तो बेटा सुन ना, अभी कर लेना वो रिकॉर्डिंग से पहले.